नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत चीन सीमा पर विवाद गहराता जा रहा है। खबर आ रही है कि सोमवार रात को दोनों देशों के सैनिकों के बीच तनाव बढ़ गया। इस दौरान भारतीय सेना के एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। भारतीय सेना की ओर से जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया है कि गलवान घाटी में सोमवार की रात को डी-एस्केलेशन की प्रक्रिया के दौरान भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस दौरान भारतीय सेना के एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए हैं। दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी इस वक्त इस मामले को शांत करने के लिए बड़ी बैठक कर रहे हैं। चीन ने भारत पर ही सीमा पार करने का आरोप लगाया है। चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत एक तरफा कार्रवाई न करे और समस्या को न भड़काए। चीन ने दावा किया है कि भारत के सैनिकों ने सीमा को पार किया और चीनी जवानों पर हमला किया। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने ट्वीट कर कहा है कि चीन के सैनिक भी मारे गए हैं। हालांकि उन्होंने इसके आगे कुछ भी साफ नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने भारत को चेतावनी भी दी। चीन सीमा पर 3 भारतीय जवानों की शहादत के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से 4 सवाल पूछे हैं। कांग्रेस ने पूछा है कि इस घटना में कितने जवानों की मौत हुई और कितने घायल हुए हैं। सोमवार की रात हुई घटना का बयान मंगलवार को क्यों जारी किया गया। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सामने आकर क्यों नहीं बताते कि चीन ने कितनी जमीन पर अवैध कब्जा किया है और राष्ट्रीय सुरक्षा एवं क्षेत्रीय अखंडता की इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार की क्या नीति है। कांग्रेस ने भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद इस पूरे घटनाक्रम को अस्वीकार्य बताया है। इसके साथ ही कहा कि कांग्रेस इस बात पर अडिग है कि देश की सुरक्षा के लिए हम सभी एक साथ खड़े हों। इसके अलावा कांग्रेस ने मोदी सरकार की चुप्पी को लेकर निशाना भी साधा है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार को याद रखना चाहिए कि हमारे संसदीय लोकतंत्र में गोपनीयता या चुप्पी सरकार की ओर से अस्वीकार्य है। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके गलवान घाटी में मारे गए अफसर और जवानों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की हैं। उन्होंने ट्वीट किया, गलवान में आज मारे गए 3 बहादुर शहीदों के साथ भारत खड़ा है। कर्नल और 2 बहादुर जवानों के परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। कमांडिंग अफसर अगुवाई कर रहे थे। सरकार को इन मौतों का बदला लेना चाहिए और सुनिश्चित करें कि उनका बलिदान व्यर्थ न जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे और विदेश मंत्री S जयशंकर के साथ बैठक की है, जिसके बाद अब वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री S जयशंकर भी उनके साथ होंगे। PDP नेता महबूबा मुफ्ती ने भारत चीन विवाद पर लिखा है कि लगता है कि चीन ने आक्रामक घर में घुस के मारेंगे के कार्रवाई वाले दृष्टिकोण को हाईजैक कर लिया है। देश ये जानने का हकदार है कि 3 भारतीय सेना के जवानों की मौत का बदला लेने के लिए प्रतिशोध की बात क्यों नहीं की जा रही है। भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 10,667 नए केस आए हैं और 380 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,43,091 हो गई है, जिनमें से 1,80,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं और 9,900 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल सक्रिय मामले 1,53,000 से ज्यादा हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना संकट पर राज्य के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम कोरोना को जितना रोक पाएंगे उतनी ही हमारी अर्थव्यवस्था खुलेगी। हमारे दफ्तर खुलेंगे, मार्केट खुलेंगे, ट्रांसपोर्ट के साधन खुलेंगे और उतने ही रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले कई हफ्तों में हजारों लोग विदेशों से भारत लौटे हैं और लाखों प्रवासी मजदूर अपने घर पहुंचे हैं। यातायात के लगभग सभी साधन खुल गए हैं, लेकिन भारत में कोविड-19 का असर दूसरे देशों की तुलना में कम है। कोरोना संकट के बीच भारत में तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। मंगलवार को लगातार 10वें दिन पेट्रोल और डीजल दोनों के दामों में इजाफा हुआ है। मंगलवार को दिल्ली में पेट्रोल 47 पैसे महंगा होकर 76.73 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया। वहीं डीजल में प्रति लीटर 57 पैसे की बढ़त हुई। अब दिल्ली में डीजल 75.19 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। बीते 10 दिनों में पेट्रोल की कीमत में 5.47 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है, जबकि इस दौरान डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 5.80 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। देश में तेल के लगातार दाम बढ़ने पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कोरोना महामारी के संकट में जब लोगों की हालत खराब है तो सरकार उन लोगों से मुनाफा कमाने में लगी हुई है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि पिछले 1 हफ्ते से लगातार तेल की कीमतें बढ़ाए जाने के पीछे कोई कारण वह समझ नहीं पा रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया है कि तेल की बढ़ी हुई कीमतें तुरंत कम की जाएं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दामों में आई कमी का लाभ नागरिकों को दिया जाए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। उनकी जमानत याचिका निचली अदालतों ने खारिज कर दी थी। उन्हें 20 मई को आगरा में अवैध रूप से धरना प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जहां उन्हें उसी दिन जमानत मिल गई। लेकिन उसके तुरंत बाद उन्हें लखनऊ पुलिस ने प्रवासी मजदूरों को भेजने के लिए बसों की सूची में कथित तौर पर फर्जीवाड़े के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य और प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए कामगार श्रमिक सेवा योजना एवं रोजगार आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में यह फैसला लिया गया। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया भर में 80,60,000 से अधिक कोरोना वायरस संक्रमण के मामले आ चुके हैं और 4,37,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा करीब 42 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में 21,13,000 पॉजिटिव केस हैं और 1,16,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।